हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से वेलकम है। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल आप देख पा रहे हैं हम सिटी कंप्यूटर्स और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जहां पर जारी है, वहीं पर आप जो है बायोलॉजी की क्लास भी आप देख पा रहे थे। ठीक है, तो पैरेलली चल रहा है हमारा क्लास। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो तो चल ही रहा है, नेशनल मूवमेंट। लेकिन क्या क्या बात करेंगे, टॉपिक में क्या क्या है भाई। तो आज शुरू करेंगे, सबसे फर्स्ट देखेंगे सूरत अधिवेशन में देखने को मिला था सूरत का फूट, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार, या जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जो कि 1909 में देखने को मिला था। उसके बाद मूव करेंगे दिल्ली दरबार की तरफ, जो 1911 में हुआ था, और कामागाटा मारू प्रकरण या कामागाटा मारू इंसिडेंट, जो 1914 में हुआ था। तो ये सब क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम अगर देखें, प्रीवियस क्लास की अगर बात करें, ठीक है, प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या देखे थे भाई साहब। एक तो स्टार्ट किए थे 1905 का कौन सा बंग आंदोलन या बंगाल विभाजन देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने 1906 की बातें की थी, और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के गठन की बातें हुई थी। मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, तो थोड़ा इस प्रीवियस क्लास में थोड़ी जो है 5 मिनट बातें कर लेते हैं, क्या क्या हमने बात की थी। बंगाल विभाजन के बारे में मैंने कहा था 1905 में जो कि हुआ था। इस बंगाल विभाजन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जो बंगाल का एरिया है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ा एरिया था, उस बंगाल में आपके बिहार भी आते थे, उड़ीसा भी आते थे, झारखंड भी आते थे, असम आते थे, बांग्लादेश आते थे, पश्चिम बंगाल आते थे। ये सभी को क्या देखने को मिला था, इस बंगाल का विभाजन देखने को मिला था, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र दोनों को क्या किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है, इस बंगाल विभाजन के अंतर्गत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो आपके ढाके के अंदर आते हैं, बांग्लादेश के अंदर आते हैं, आपके असम की तरफ आते हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अलग कर दिया गया था। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जहां पर उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये सभी जो है किसके अंदर हो गए थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। और इसी को लेकर जो है बहिष्कार आंदोलन हुए थे। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें हमने की थी बंगाल विभाजन के अंदर। ठीक है, वहीं पर मुस्लिम लीग का गठन देखने को मिला था 1906 में, और 1906 में सलीम उल्लाह खान द्वारा। ठीक है, सलीम उल्लाह खान द्वारा क्या देखने को मिला था, 1 अक्टूबर 1906 में वो किससे मिलते हैं भाई, मिंटो साहब से मिलते हैं। मिंटो एक वायसराय थे और वो शिमला में थे, और इनसे मिलकर क्या बातें करते हैं कि भाई साहब हमें एक पृथक क्या चाहिए, निर्वाचन की मांग की। इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की। ठीक है, और बाद में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, और ये बातें हमने पिछले क्लास में की। ठीक है, चलिए थोड़ा फ्लैशबैक देखें, फ्लैशबैक में क्या बातें हुई है। उसके बाद अब 1905 की बातें हो गई, 1906 की बातें हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे 1907 की बातें, 1909 की बातें, 1911 की बातें, और 1914 की बातें। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा, सबसे फर्स्ट देखेंगे क्या है, सूरत
अधिवेशन या सूरत स्प्लिट या सूरत की फूट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सूरत अधिवेशन, ठीक है। और सूरत अधिवेशन जो हुआ था कब? 1907 में। समझते हैं बातों को, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में देखने को मिला था। उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन हुआ करता था, और इस अधिवेशन में भारत में क्या करना है, क्या बातें होंगी, भारतीय की क्या मांगे हैं, ब्रिटिश की क्या बातें हैं, क्या उद्देश्य है, भारत के क्या उद्देश्य है, ये सभी बातों का चर्चा इस बैठक में, इस अधिवेशन में की जाती है, ठीक है। और जिसमें से एक है सूरत का अधिवेशन। अब देखिए हुआ क्या था। जैसे कि अगर इसकी पृष्ठभूमि तैयार कहां से होती है, इसकी पृष्ठभूमि देखें, इसकी पृष्ठभूमि देखें तो कहां से तैयार होती है? ये होती है बंग भंग से। किसे? बंग भंग से। बंग भंग आंदोलन, या जिसे बंगाल विभाजन के अंतर्गत जो क्या हुआ था, बंग भंग आंदोलन हुआ था कब? 1905 में। इसके पहले हमने देखे। और 1905 में बंग भंग आंदोलन में, ठीक है, एक तो उदारवादी तो पहले से थे, उदारवादी पहले से थे, ठीक है, क्योंकि ये 1885 में आ चुके थे उदारवादी ने, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर बंग भंग में जो जुड़ जाते हैं, नए शामिल होते हैं उग्रवादी नेता। उग्रवादी नेता, उग्रवादी नेता 1905 में शामिल होते हैं, ठीक है। और उग्रवादी नेता के अंतर्गत आप जानते हैं, एक तो लाल बाल पाल के नाम से फेमस है। लाल बाल और पाल कहने का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष साहब है। साथ ही साथ, ठीक है, याद रखिए, साथ ही साथ राज बिहारी बोस, राज बिहारी बोस, ठीक है। तो लाल बाल पाल हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष हो गए। साथ ही साथ मैंने क्या कहा, राज बिहारी बोस। बोस कहा ना भाई, याद रखिए, घोष नहीं है। घोष जो है उदारवादी नेता थे। राज बिहारी घोष उदारवादी नेता थे और राज बिहारी बोस उग्रवादी नेता थे। चलिए, अब यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो उदारवादी है, समझिएगा, उदारवादी उदारवादी नेता का, नेताओं का जो क्या था, विचारधारा। अगर विचारधारा समझते हैं उदारवादी नेता की विचारधारा, तो उनका विचारधारा है सविनय, ठीक है। उनका जो है क्या है, सविनय निवेदन करना। कहने का मतलब है, उनको अगर बोले तो ये चाहते हैं क्या, अनुनय विनय, अनुनय विनय की विचारधारा। और अविनय, अनुनय विनय का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। क्या करना? रिक्वेस्ट करना। आपने देखे थे, हम देखे थे, उदारवादी नेता जब भी अंग्रेजों से बातें करते हैं तो पत्र लिखकर बातें करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, अखबार में छपवाते थे अपनी मांगे, अपनी बातें, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है। एकदम अनुशासन से बातें करते थे कि भाई साहब जो है हमारी मांगे पूरी कर देगी जी, ठीक है, अधिराज्य दे दीजिए, इस प्रकार से रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन वहीं पर अगर उग्रवादी नेता की विचारधारा समझे, उग्रवादी नेताओं की विचारधारा, नेताओं की क्या है, विचारधारा समझे, ठीक है। तो उग्रवादी नेताओं की विचारधारा क्या थे?
कि भाई साहब हम हाथ जोड़ने से, रिक्वेस्ट करने से अंग्रेज हमें अधिराज्य नहीं देगा, अंग्रेज हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। अंग्रेजों को क्या करना चाहिए, उनके लैंग्वेज में बात करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक शब्द आया है, उनको कहा गया है युत्सा। कहने का मतलब है क्रांति करना चाहिए। ठीक है, क्या है, कहने का मतलब है क्रांति करना चाहिए। और ये शब्द किसने दिया है, युत्सा शब्द किसने दिया है, ये अरविंद घोष ने दिया है। अरविंद घोष कहते हैं कि भाई साहब हम हाथ जोड़कर, रिक्वेस्ट कर कर हमारा देश आजाद नहीं हो सकता, हमें अधिराज्य नहीं मिल सकता, हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती, हमारा उद्देश्य समझ नहीं सकते। ये उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी, क्रांति करना पड़ेगा, उग्र दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों का क्या है, विचारधारा है, उदारवादी नेता के और उग्रवादी नेता के। अब देखिए अब क्या होगा, इसी पर हम चलते हैं। जब होता है कांग्रेस का जो है कलकत्ता अधिवेशन, इस समय आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस का, समझेगा पूरी बात, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सन 1906 में। अभी 1907 आए नहीं भाई, 1907 की बातें हम नहीं कर रहे हैं अभी। अभी तो 1907 सूरत अधिवेशन आएगा, सूरत की फूट आएगी। वो क्या है, क्या कारण है, ये पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, उसकी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस अधिवेशन, तो पहली बात है अधिवेशन का स्थान, जैसे कि मैंने कहा, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कब, अभी जब मैंने कहा 1906 में। और इनकी अध्यक्षता, अध्यक्षता अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या कर रहे हैं, इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, किनकी, जो है सॉरी, कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था। ठीक है, समझिएगा बात है। अब यहाँ पर गरम दल का मुद्दा था, गरम दल, क्योंकि गरम दल 1905 में जुड़ गए थे। ठीक है, गरम दल, गरम दल क्या चाहता था, गरम दल चाहता था कि आने वाले, ठीक है, क्योंकि पहले से ये डिफाइन होता है, दो तीन जो है अधिवेशन पहले से तय होती है। ठीक है, तो 1900 समझे, 1907 का जो अधिवेशन होने वाला था, समझेगा पूरी बातें, 1907 का अधिवेशन होने वाला था, वो होने वाला था नागपुर में। और इसी नागपुर अधिवेशन में गरम दल चाहते हैं कि गरम दल का कोई नेता, गरम दल का कोई नेता, कोई नेता इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे, इस अधिवेशन, अधिवेशन का क्या करे, अध्यक्षता करे। क्योंकि स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि जो है नरम दल के नेता ही क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, और उनमें कुछ होने वाला नहीं है। वो तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं अंग्रेजों को, वो क्या हमारी मांगे दिलवाएगा, हमारा उद्देश्य समझेंगे। अंग्रेज तो वैसे भी नहीं चाहेगी। ठीक है, हाथ जोड़ के नमस्कार करने से अंग्रेज थोड़ी दे देगा, अरे फूफा का बेटा है क्या, ठीक है, कि कुछ मांगे और दे दे, नहीं है ना। तो नागपुर अधिवेशन में ये चाहते हैं गरम दल के नेता कि 1907 के जो अधिवेशन होने वाला है, ठीक है, 1907 के अधिवेशन में जो है नागपुर में होने वाला है, उसमें गरम दल का कोई नेता एक अध्यक्ष पद पर क्या होगा, अध्यक्षता करेगा, ताकि, ताकि वो गरम मिजाज की बातें करेगा, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, उनका उद्देश्य अलग होगा नरम दल से। ठीक है, उनकी बातें अलग होगी। और इनमें से सबसे मेन दिखने वाले थे, ठीक है, कहा जाता है जो चाहने वाले, बनने वाले थे, वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है क्या है, बनने वाले थे। ठीक है, वो चाहते थे कि इस नागपुर अधिवेशन का क्या करें, ये अध्यक्षता करें।
लेकिन समझिए बातें, ये जब बात पता चली, ठीक है, बात तो सबको पता चलेगी कि कोलकाता अधिवेशन में हो रहा है, सबके सामने ये बोला गया कि आने वाले समय में जो नागपुर का अधिवेशन होगा, अब गरम दल के नेता कोई भी हो सकता है, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक, तो दिखाई ही दे रहा है बाल गंगाधर तिलक ही करेंगे। और जब ये बात पता चली, ठीक है, ये जब बात पता चली सभी सभी क्या है, जो है नरम दल के नेता को, तो नरम दल के नेता क्या करते हैं, ठीक है, नरम दल, नरम दल के नेता, और नरम दल के नेता में सबसे जो प्रमुख है फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, और फिरोज शाह मेहता और अन्य जो है इनके पास क्या है, कहा जाता है कि अन्य नरम दल, नरम दल के नेता, समझिएगा पूरी बातें, अन्य नरम दल के नेता पहुंचे फिरोज शाह मेहता के पास, और कहा जाता है कि भाई साहब देखिए ये क्या हो रहा है, इतने दिनों से हम तो कर रहे हैं अध्यक्षता, जितने भी अधिवेशन हो रहे हैं नरम दल के ही नेता अध्यक्षता कर रहे हैं, और गरम दल के नेता क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भाई, इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरम मिजाज के व्यक्ति हैं ये सभी। अरे कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो जो हाथ में आया वो भी निकल जाएगा। अंग्रेज कुछ कुछ हमारे मांगे कुछ उद्देश्य कर रहे हैं, और आपको पता है इसके पहले जो है नरम दल के नेता ने जो कहा था, ठीक है, उसमें से आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस में क्या है, इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों को भी मौका दिया गया था, पहले भारतीयों को मौका नहीं था, और इनका जो है एग्जाम लंदन में होने वाला था, ठीक है, लंदन में होता था, वो एग्जाम भारत में भी होने लगा और भारतीयों को भी मौका मिलने लगा, तो जो चीज मिल भी रही है भारतीयों को वो भी हाथ से निकल जाएगा, जो चीजें, ठीक है, मांगे पूरी हो रही वो भी निकल जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी कुछ चीज करनी चाहिए जिससे ये हो कि गरम दल के नेता, गरम दल के नेता इस नागपुर अधिवेशन, जो नागपुर में अधिवेशन होने वाला है उसमें कोई अध्यक्ष पद पर नहीं शिरकत करे, नहीं शामिल हो, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बनना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बने, ठीक है, क्यों नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये बातें नरम दल के नेता को पता चल गई, बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा समझिएगा पूरी बातें, इसके बाद क्या होगा, फिरोज शाह मेहता और अन्य नेता ने, ठीक है, नेता ने क्या किया कि देखिए जो अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, आप समझिए, जो अधिवेशन क्या है नागपुर होने वाला था, उस अधिवेशन को क्या किया, उस अधिवेशन का स्थान क्या किया, बदल दिया, स्थान क्या किया, बदल दिया, बदल दिया, उस अधिवेशन का स्थान बदल दिया और स्थान रख दिया सूरत। अब 1907 का अधिवेशन ये तय किया गया कि भाई साहब कुछ कारणवश वो अधिवेशन नागपुर में नहीं होगा, वो अधिवेशन अब सूरत में होने वाला है। और याद रखिए ये क्यों किया भाई साहब, ये सूरत का अधिवेशन, सूरत में पहले तो नागपुर डिफाइन हो चुका है स्थान, लेकिन सूरत में करने से क्या राहत मिलेगी नरम दल के नेताओं को, तो राहत ये मिलेगी कि अध्यक्ष पद बनने का एक क्या था, एक नियम भी था, और वो नियम आप जानते हो कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता देता हूं, ये नियम था कि जिस प्रांत से जन्मा व्यक्ति होगा, जिस प्रांत से जन्मा व्यक्ति होगा, वह कभी भी, वह कभी भी, कभी भी उसी प्रांत के अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं करेगा, उसी प्रांत के अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने क्या कहा कि जिस प्रांत में जन्मा व्यक्ति होगा उस प्रांत में यदि अधिवेशन हो रहा है तो उनकी अध्यक्षता वो नहीं करेगा। मान के चलिए, ठीक है, कि अधिवेशन अगर जो है रायपुर में हो रहे हैं, और रायपुर प्रांत है कोई, मान के चलिए एज एग्जाम्पल, और रायपुर प्रांत का कोई जन्मा व्यक्ति है, तो रायपुर में जब हो रहा है तो लोकल, कहने का मतलब घरेलू में, लोकल में वो कभी अध्यक्षता नहीं करेगा। चूंकि आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक कहाँ थे, कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, बाल गंगाधर तिलक
महाराष्ट्र के थे जो बंबई प्रांत के अंतर्गत आते थे। ठीक है, समझेगा बातें। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे जो बंबई प्रांत के अंतर्गत आते थे, और बंबई प्रांत के अंतर्गत आपके सूरत भी आता था। इसका मतलब यहाँ पर पत्ता कट जाएगा किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, यहाँ पर पत्ता किसका कट जाएगा भाई? बाल गंगाधर तिलक का, क्योंकि ये नियम ये कहता है, ठीक है, ये नियम कहता है कि जिस प्रांत में जन्मा व्यक्ति होगा उस प्रांत में अगर अधिवेशन हो रहा होगा तो उस प्रांत का व्यक्ति उस अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में जन्मी है और जो कि बंबई प्रांत के अंतर्गत आता है, और बंबई प्रांत के अंतर्गत महाराष्ट्र के साथ साथ सूरत भी आता है, क्योंकि सूरत में अब अधिवेशन शिफ्ट कर दिया गया है। इसका मतलब बाल गंगाधर तिलक नहीं बनेगा। बात पूरी समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ये नियम है। चलिए, मैंने क्या कहा कि भाई साहब सूरत अधिवेशन अभी पूरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो चीजें देख रहे हैं। ठीक है, सूरत अधिवेशन जो 1907 में होगा, अब बाल गंगाधर तिलक नहीं बनेगा। बाल गंगाधर तिलक नहीं बनेगा। अरे क्या नहीं बनेगा? अध्यक्ष नहीं बनेगा, सीधा लिख दिया। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा मैंने बताया। ठीक है, पहली बात। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ये चाहते हैं कि चलिए भाई साहब मैं तो नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, जो सूरत का अधिवेशन होने वाला है उसकी अध्यक्षता गठन दल का मैं नेता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे बदले आप क्या करिए? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय को आप क्या करिए? लाला लाजपत को आप क्या करिए? आप इनकी अध्यक्षता पद दे दीजिए, क्योंकि लाला लाजपत राय का जो जन्म हुआ है वो पंजाब में हुआ है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सूरत के बहुत दूर है, बंबई प्रांत में ये आते नहीं है। ठीक है, तो क्या करिए, इसको इस अधिवेशन की अध्यक्षता सौंप दीजिए। इसको क्या करना चाहिए? अब अध्यक्ष इसको बनाना पड़ेगा। बाल गंगाधर ने किसका नाम लिया? लाला लाजपत राय ने। वह नागपुर का अधिवेशन शिफ्ट हो गया सूरत में, और इधर बाल गंगाधर ने किसका नाम लिया? लाला लाजपत राय का नाम लिया कि भाई साहब आप क्या करिए, ठीक है, आप अध्यक्ष पद बनिए। ठीक है, क्योंकि गरम दल का नेता ही बनना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर फिर से वही नरम दल का नेता का फिर से वही एक कथन है। ठीक है, कि नरम दल के नेता क्या चाहते हैं? नरम दल के नेता ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि लाला लाजपत राय क्या है? एक जूनियर है। ठीक है, उनको ये पता नहीं अध्यक्षता क्या होती है। अरे अध्यक्ष का अभी पता नहीं उसको, ये जूनियर है, इसको सीखना चाहिए, अभी इसको सीखना पड़ेगा। ये जूनियर है तो इसको अध्यक्ष पद पर हम कैसे ले सकते हैं? ठीक है, अध्यक्ष पद पर हम इसको नहीं रह सकते, ये जूनियर है। ऐसा करके नरम दल के नेताओं ने क्या कर दिया? इसको बनाने से इनकार कर दिया। और इस सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता जो रहेगी, अब अध्यक्षता जो रहेगी वो किसकी रहेगी भाई? वो रहेगी कौन? राज बिहारी घोष करेगा। घोष नहीं, राज बिहारी क्या करेगा? घोष करेगा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जब राज बिहारी घोष को सौंपी जाती है, ठीक है, जैसे ही राज बिहारी घोष को अध्यक्षता पद के लिए सौंपी जाती है कि तो इसके कारण गरम दल वर्सेस नरम दल हो जाते हैं। नरम दल, और ये किसको लेकर? ये किसके दोनों मतभेद हो जाते हैं, और किसके लेकर? जो है अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर। किसको लेकर? अध्यक्षता को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्षता को लेकर दोनों के बीच, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता के बीच मतभेद हो जाते हैं। और यहीं पर गरम दल का नेता और नरम दल के नेता दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों का विभाजन हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
ठीक है, विभाजन या अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं। विभाजन हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कांग्रेस की जो है प्रथम विभाजन। यहाँ पर देखने को कि गरम दल और नरम दल के जो है नेता, इसकी मतभेद की जो है विषय क्या है, अध्यक्ष पद को लेकर है। ठीक है, और जैसे ही मैंने क्या कहा, जैसे ये जो है विभाजन हो जाते हैं, देखिए गरम दल के नेता जो है फिर से क्या करने लगते हैं, फिर से अपना जो है रंग दिखाने लगते हैं, उग्र जो है उग्र बर्ताव करने लगते हैं, और जिसके चलते दमन होने लगता है। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष पद पर कारण क्या है, गरम दल का उग्र बर्ताव, गरम दल का उग्र बर्ताव एवं उनका दमन, उनका दमन। गरम दल के नेता का उग्र बर्ताव होने लगता है किसकी बात की, कि अब नरम दल के नेता राज बिहारी घोष को ये अध्यक्ष पद मिल गया, तो उनके चलते ये उग्र बर्ताव होने लगा, और इसके चलते शुरू हो गई दमन की कहानी। और दमन में आपको देखने को मिलेगा 1907 में लाला लाजपत राय गिरफ्तार, लाला लाजपत राय गिरफ्तार, गिरफ्तार गिरफ्तार करके इसको भेजा जाता है बर्मा में। 1907 में ही विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल चंद्रपाल और विपिन चंद्रपाल गिरफ्तार, गिरफ्तार करने के बाद इसको 6 माह की सजा, 6 माह की क्या है, सजा दी जाती है। वहीं पर 1908 में आपको देखने को मिलेगा बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तिलक गिरफ्तार, और बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार करने की इसको 6 वर्ष की सजा, 6 साल की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो भाई साहब बाल गंगाधर तिलक तो बहुत बातें किए थे, तो उसको कुछ ज्यादा सजा दे देते हैं। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष के बाद ये छूट कर कब आएंगे, ठीक है, छूट कर कब आएंगे, 8 6 कितना होगा भाई साहब, अरे 8 और 6 कितना होता है यार, ये होता है 14। ठीक है, 14। तो 1914 में, 1914 में ये आएगा कहाँ, जेल से रिहा होगा, जेल से रिहा होगा। और आप जानते हैं 1916 में क्या होता है, क्या होता है भाई, अरे क्या होता है यार 1916 का, होम रूल लीग, समझ रहे हैं ना, होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक फिर से वापस आएंगे। ठीक है, चलिए, तो 1914 में ये रिहा हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष की, 6 साल की सजा दी जाती है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 5 मिनट फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि चीजें बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या क्या चीजें हैं एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नहीं आया तो दोबारा मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन क्लास रहता है तो आप लोग तो डाउट पूछते हैं, या फिर जो है ऑफलाइन क्लास रहता, बेंच पे बैठे रहते हैं, क्वेश्चन बैठे रहते हैं, क्लास में ये जो है क्लास होते रहता, तो क्वेश्चन जो जरूर पूछते, जो भी है डाउट, तो डाउट तो यहाँ पर निकलेगा भी, फिर भी से आप कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मैंने क्या कहा, सूरत अधिवेशन 1907 की हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी को सूरत फूट कहा गया है, सूरत फूट, सूरत का फूट, सूरत का फूट। ठीक है, और सूरत का फूट क्यों कहा गया है, जैसे कि आप जानते ही हैं। पृष्ठभूमि की मैं बातें कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, ये कैसे तैयार होती है, ये सूरत अधिवेशन की बातें, सूरत फूट कैसे तैयार होती है। बंग बंग आंदोलन मैंने क्या कहा 1905 में हुआ था, और जहां पर आपको देखने को ना उदारवादी नेता 1885 से जो है यहाँ पर आ गए थे, कहां पर, कांग्रेस में। उग्रवादी नेता 1905 में शिरकत किए थे।
उग्रवादी नेता में मैंने क्या कहा, लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष थे और रासबिहारी थे। उदारवादी नेताओं का जब विचारधारा क्या है, ये रिक्वेस्ट करने की बातें करते हैं, ये पत्र लिखने की बातें करते हैं अंग्रेजों को, या अखबार छपवाने की बातें करते हैं अपनी जो है मांगों को लेकर। तो अनुनय विनय करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और उदारवादी नेता का विचारधारा है क्रांति करना, उग्र करना, ठीक है। और जैसे अरविंद घोष ने कहा कि हमें क्रांति करनी चाहिए, उग्र करना चाहिए। तो दोनों की विचारधारा विपरीत है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की जो है विपरीत है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है, एक आकाश है तो दूसरा पृथ्वी है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं। एक पानी है तो दूसरा क्या है, आग है। तो दोनों के विचारधारा अलग अलग है, दोनों वर्ग की। चलिए, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, तो उसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसमें जो भी सारी बातें, उनमें से एक बात ये है कि गरम दल के नेता ने अपनी बातें रखी कि अब 1907 में होने वाले अधिवेशन में कौन कहाँ हो रहा है, नागपुर में हो रहा है। तो नागपुर के अधिवेशन में वो गरम दल का कोई एक नेता क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। और अध्यक्ष पद पर जो बेस रहेगा वो कौन रहेगा, वो बाल गंगाधर तिलक बेस दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक बनेगा। लेकिन जब ये नरम दल के नेता को जो है पूरी तरह से क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये उग्रवादी नेता थे, उग्र थे, कभी भी कुछ भी कर सकते थे, अंग्रेजों के खिलाफ उग्र जो है नीतियां अपना सकते थे। इसी कारण से नरम दल के नेता नहीं चाहते थे और इसी कारण से नागपुर के स्थान को शिफ्ट करके सूरत कर दिया गया और सूरत 1907 में कर दिया गया। और सूरत करने का कारण ये है कि एक नियम है यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्षता पद के लिए एक नियम है, और इसके अंतर्गत जिस प्रांत में जन्मा व्यक्ति, ठीक है, जिस प्रांत में जन्मा व्यक्ति उस प्रांत में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी कारण बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र में आते हैं और जो कि बंबई प्रांत के अंतर्गत आता है, बंबई प्रांत के अंतर्गत सूरत भी आता है, गुजरात भी आता है। और इसके अंतर इसी कारण से बाल गंगाधर तिलक नहीं बनेंगे, ये पूरी तरह से तय हो गए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक अपनी बातें रख कर, ठीक है, अपने आप को जो संतुष्ट करके वो चाहते हैं कि लो भाई आपने जो कहा वो ठीक है, इसके बदले मैं लाला लाजपत राय का नाम सामने करता हूँ। वो पंजाब के हैं तो उसको सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता दीजिए। लेकिन नरम दल के नेता का ये मानना है कि भाई साहब जूनियर जूनियर होता है, सीनियर सीनियर होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है। तो बेटा ज्यादा ज्यादा उड़ो नहीं, अभी तुम जूनियर हो, अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारी सीख लेना है सीनियरों से, ठीक है। तो बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करके लाला लाजपत राय को ये अध्यक्ष पद पर जो है अध्यक्षता नहीं करने दिया। बाद में अध्यक्षता का नाम सामने आता है, बाद में जब अध्यक्ष पद का सामने आता है वो है रासबिहारी घोष। और जब रासबिहारी घोष का नाम अनाउंसमेंट कर दिया जाता है तो गरम दल के नेता और नरम दल के नेता दोनों के बीच मतभेद हो जाती है अध्यक्ष पद को लेकर। और इसके अंतर्गत दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं कांग्रेस। और अपना उग्र बर्ताव के चलते, ठीक है, गरम दल के नेता के उग्र बर्ताव के चलते उनका दमन होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया जाता है 1907 में। विपिन चंद्र पाल को 1907 में ही 6 माह की सजा सुनाई जाती है और 1908 में बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार होकर 6 वर्ष की इसकी सजा सुनाई जाती है, जो कि बाद में छूटेंगे कब, जेल से कब रिहा होंगे, 1900 कब 14 में। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष उपरांत, 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद ये छूटेंगे, 6 वर्ष बाद क्या होंगे, रिहा होंगे, वो 1914 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिली है। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया जाता है तो कहा जाता है कई बार जो मजदूर थे, ठीक है, जो वहां के मजदूर थे वो हड़ताल में बैठ गए कि इनको रिहा कर दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने रिहा नहीं किया, ठीक है, बर्बरता दिखाई उन मजदूरों की
खिलाफ। ठीक है, चलिए चलिए आगे की बातें करते हैं। ये हो गया आपका 1907 का क्या भाई, सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये हो गया 1907 का सूरत अधिवेशन। आगे की हम चर्चा करेंगे। आगे जो होगा वो क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जो हुआ था 1909 में। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है। अगला जो हमारा मुद्दा है वो यही है। समझते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है भाई साहब, मारले। अरे मार लो भाई, मार ले। ठीक है, मार पीट लो, ऐसा है क्या, नहीं। मार ले मिंटो सुधार, जो हुआ था 1909 ईस्वी में। अब ये कौन है, पहली बात तो ये मैं बता देना चाहता हूं, जो मार्ले साहब है, ठीक है, वो क्या थे, वो भारत सचिव थे। मार्ले साहब है, वो क्या थे, वो भारत सचिव है। और मिंटो साहब है क्या, भारत वायसराय, वायसराय। ठीक है, मार्ले कौन है भाई, भारत सचिव है। और मिंटो क्या है, वायसराय। चलिए बात करते हैं। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए, तो मैं बता चुका हूं। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या हुआ था भाई, 1 अक्टूबर को क्या हुआ था। ठीक है, चलिए 1 अक्टूबर 1906, चलिए 1 अक्टूबर 1906 को आप जानते हैं सलीम उल्ला खां के बारे में। समझेगा, ये सलीम उल्ला खां, 1 अक्टूबर 1906 को सलीम उल्ला खां, सलीम उल्ला खां गया था किसके पास, मिंटो के पास। और मिंटो कहाँ थे, शिमला में थे। और ये किसके कारण से क्या निवेदन लेके गए थे कि क्या होगा, क्या होगा भाई, ये जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्गों का, वर्गों को, ठीक है, प्रतिनिधि दिया जाए, अलग प्रतिनिधि दिया जाए, अलग क्या है, प्रतिनिधित्व दिया जाए, यही करने गए थे। ठीक है, मुस्लिम वर्गों को क्या किया जाए, एक पृथक जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, एक अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। यहाँ पर मुसलमान ही क्या करेंगे, रहेंगे, यहाँ पर मुसलमान ही वोट देंगे, यहीं पर मुसलमान भी क्या करेंगे। ठीक है, पृथक सांप्रदायिक जो है चुनाव होते हैं, पृथक जो है इनका आरक्षण देना जाना चाहिए, ऐसा ठीक है कहा गया था किसको, मिंटो साहब को। और बाद में जब ये वापस आते हैं, बाद में ये सलीमुल्लाह खां जब वापस आते हैं, तो आपको पता है उन्होंने उन्होंने 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 में किसकी स्थापना कर दी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग का ये नारा था कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, एक तो एक संस्था बन गई, एक गठन हो गया, एक लीग की स्थापना होगी। लेकिन इस लीग में अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ संगठन बनी है। और इस लीग में क्या चाहिए, पृथक, पृथक, पृथक क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व चाहिए। कहने का मतलब है कि मुस्लिम वर्ग को उठाने के लिए, मुस्लिम वर्ग को निम्न स्तर से उच्च उठाने के लिए अलग उनका चुनाव कराना चाहिए, अलग उनको क्या है, प्रतिनिधि देना चाहिए।
ये बात सलीमुल्लाह खां मिंटो साहब को करने के बाद ये मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए। और ये जो समय है, ये मार्ले मिंटो सुधार में आप देखने को 1909 का जो समय है और 1900 जो 9 का जो समय है, इस 1909 में क्या कर दिया, ये इनकी बातों को जो है यहीं पर पारित कर देते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की बातों को पारित की, मुस्लिम लीग की बातों को क्या किया, पारित किया गया। ठीक है, पूरी तरह से अब लिख के दे दिया भाई साहब कि तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो होके रहेगा। ठीक है, यहाँ पर विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए एक आरक्षण तय किया। विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए क्या किया, आरक्षण अस्थाई रखा, आरक्षण रखा। ठीक है, मुस्लिमों के लिए क्या किया, आरक्षण रखा, आरक्षण सुरक्षित करा। ठीक है, अब जैसे ये चीजें घटना घटती है, हिंदू मुस्लिम भड़क जाते हैं। जैसी घटना घटती है और हिंदू और मुस्लिम में क्या होता है भाई साहब, मतभेद पैदा हो जाता है। मतभेद, और मतभेद क्यों पैदा होता है, इसी बातों को लेकर। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। तो मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाएगा, ठीक है, क्यों देना चाहिए, सभी एक ही जैसे हैं, एक समान है। ठीक है, और इसमें थोड़ी जो है दूरियां बन जाती है। ठीक है, दूरियां बन जाती हैं। 1905 में दोनों राखी बांधते हैं। जब बंगाल विभाजन होता है, बंग भंग आंदोलन होता है, वहां पर दोनों ग्रुप हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते नजर आते हैं। लेकिन जब मार्ले मिंटो सुधार की बात आती है तो एक दोनों दूसरे मतभेद हो जाते हैं। दोनों की विचारधारा में जो है चेंज होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों को एक अलग प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। तो यहाँ पर हिंदू वर्ग नाखुश हो जाते हैं इस बात को लेकर, और ये चाहते भी हैं, मिंटो साहब अंग्रेज वायसराय चाहते भी हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो, एक तरफ हिंदू हो, एक तरफ मुस्लिम हो, एक तरफ सिख हो, एक तरफ ईसाई हो, सब अलग अलग बिखर जाए, बाद में इनका दमन करना आसान होगा। कभी एकजुट नहीं होना चाहिए, कभी एकता नहीं होनी चाहिए, कभी संगठन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम पर ही हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से जो चीज 1 अक्टूबर 1906 को जो बोला गया था, मिंटो साहब को रिक्वेस्ट किया गया था, वो मिंटो साहब 1906 के बाद 2-3 साल बाद आते हैं। ठीक है, और मिंटो साहब के साथ आते हैं, और मिंटो साहब और जो है मार्ले साहब, ठीक है, मार्ले और मिंटो दोनों मिलकर ये बात तय करते हैं कि मुस्लिम लीग की जो बातें वो सही हैं, अब उनको वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि मिंटो साहब चाहते ही हैं कि हिंदू और मुस्लिम की जो बातें हैं वो उन पर दरार आ जाए, भाईचारे जो संबंध बने होंगे, संगठन होगा, एकता होगा, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो, खत्म हो जाए। तो बस आप एक शब्द याद रखिए कि मार्ले मिंटो सुधार क्यों आया था। 1906 में जो बातें रखी गई थी मुस्लिम लीग द्वारा, पृथक सांप्रदायिक जो है निर्वाचन की जो है बातें रखी गई, बस उसी को पारित करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार आया, बस वही बातें हैं। ठीक है, 1909 में आई। ठीक है, चलिए, ठीक है। बात करेंगे हम इसके बाद, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हम बात करेंगे दिल्ली दरबार की बातें करेंगे। ठीक है, दिल्ली दरबार पर जाएंगे, लेकिन बस मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं। 2 मिनट के बाद फिर उपस्थित होंगे आप लोगों से, फिर रूबरू होंगे, फिर बातें करेंगे दिल्ली दरबार और कामागाटू प्रकरण। ठीक है, कामा गाटा मारू इंसिडेंट या प्रकरण। ठीक है, चलिए।
चलिए नमस्कार, फिर से आप लोगों का वेलकम है, फिर से स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से। आप सूरत अधिवेशन देख लिए, पार्लियामेंट सुधार अभी जस्ट देखे हैं। दूसरा हम बातें करेंगे दिल्ली दरबार की। ठीक है, दूसरी चीज किसकी बातें करेंगे भाई साहब? दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार ये हुआ था 1911। ठीक है, देखिए दिल्ली दरबार की अगर बात करें तो 1911 में तो हुआ ही था। एक और आपको देखने को मिला था। देखिए प्रथम जो है ये दिल्ली दरबार, एक और जो है दिल्ली दरबार हुए थे। ये क्या है दिल्ली दरबार वो समझेंगे। एक हुआ था आपका 1877 में, प्रथम। ठीक है, दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में। ठीक है, प्रथम हुआ था 1877 में, द्वितीय हुए थे 1903 में, और तृतीय जो महत्वपूर्ण है 1911 में हुआ था। क्या है ये दिल्ली दरबार? ठीक है, दिल्ली दरबार की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की अगर बात करें, समझेगा, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के हो सकते हैं एक ताज है। ठीक है, महाराजा है, महाराजा है, राजा है। ठीक है, इंग्लैंड के राजा है, महाराजा है। ठीक है, और इंग्लैंड के राजा महाराजा क्या करते थे, भारत में इनका शिरकत होता था। ठीक है, इधर क्या है, भारत है, और भारत में, भारत, देखिए इंग्लैंड का या अंग्रेज का उपनिवेश क्या है, भारत है। और भारत में है इनके वायसराय, इनका गवर्नर। ठीक है, इनका गवर्नर और वायसराय भारत पर अपना क्या चला रहे हैं, जो भी जो है, ठीक है, अधिकार कर लिए हैं। ठीक है, तो इनके बलबूते से चल रहा है। ठीक है, इनके ही वायसराय या गवर्नर जो कि भारत पर शासन कर रहे हैं। और किसके तरफ से शासन कर रहे हैं, कहने का मतलब है इंग्लैंड के महाराजा की तरफ शासन कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लैंड के महाराजा और महारानी जो भी होगा, ठीक है, उनके ये मुताबिक जो है वायसराय जो भी है वो करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जब भी इंग्लैंड के राजा रानी महारानी जो भी है वो भारत आएंगी या आएगा। ठीक है, जब भी भारत आएंगे या आएगा तो वहां पर एक भव्य आयोजन होता है। समझिएगा मैंने क्या कहा, वहां पर एक क्या होगा, भव्य आयोजन किया जाएगा किसी भी स्थान पर। ठीक है, यहाँ चूंकि ये दिल्ली पर हो रहा है तो दिल्ली दरबार के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या होगा, भव्य आयोजन होगा। यह है दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लगेगी। दिल्ली दरबार कहने का मतलब है कि इंग्लैंड के राजा को, इंग्लैंड की रानी को पूरे यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे जो है लोग शिरकत करेंगे। भारतवासी, इंग्लैंड वासी, भारत के जो कुछ कुछ जो है बड़े बड़े अधिकारी जो भी रहेंगे उस समय, बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, सभी शिरकत करेंगे। कहा जाता है कि यहां से चलकर इस मंच पर पधारा जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड के जो राजा है
इंग्लैंड के जो राजा है या रानी है, राजा और रानी जो भी है, जो भी आएंगे, ठीक है, राजा या रानी जो भी आएंगे वो यहाँ से चलते हुए कहाँ जाएगा, मंच में जाएगा। यहाँ पर भव्य आयोजन देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे मेला लगता है ना, समझते हैं ना, मेला समझते हैं ना भाई, अरे छत्तीसगढ़ वाले हैं, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ठीक है, मेला लगता है, उसी प्रकार का चीजें आपको देखने को मिलता है। पूरी तरह से यहाँ पर राजा और रानी को हार से माला से स्वागत किया जाता है, ठीक है, वायसराय द्वारा स्वागत किया जाता है, और यहाँ की जितने भी सेना है, ठीक है, आगे पीछे सेना लगे रहेंगी और वहां तक मंच में जाएगा, मंच में जो भी बातें होगी वो संबोधित करेगा, उनका सम्मान किया जाएगा, ठीक है। दिल्ली दरबार कहने का मतलब है इंग्लैंड के राजा रानी को भारत में बुलाया जाएगा और भारत में उनका जो है पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहीं पर जो आए थे यहाँ के जो राजा है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजा जॉर्ज क्या थे, पंचम, जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज पंचम, और रानी कौन थी भाई साहब, रानी थी महारानी मैरी, ठीक है, महारानी मैरी, जॉर्ज पंचम, रानी मैरी। और यहाँ का वायसराय उस समय कौन था, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय, लॉर्ड हॉटिंग, हॉटिंग द्वितीय, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय कहाँ का, भारत का वायसराय है, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की है, मतलब भारत का वैसा है, ठीक है। और राजा और रानी, राजा कौन है, जॉर्ज पंचम, और रानी मैरी, मैंने लिखा भाई मेरी भेरी दिखाई दे रहा है, ये राजा रानी मैरी, रानी मैरी और जॉर्ज पंचम दोनों शिरकत किए थे, दोनों भारत पधारे थे, और राजा रानी का पूरी तरह से हार माला से स्वागत किया गया था, पूरी तरह से उनका अभिनंदन किया गया था, ठीक है, उनका अभिनंदन किया गया था, उनका स्वागत किया गया था, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने कुछ घोषणा की है, ठीक है, क्योंकि भाई इंग्लैंड राज कर रहे, शासन कर रहे कहां पर, भारत पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कुछ घोषणाएं की, और घोषणा क्या है, पहली बात है, घोषणा की पहली बातें किया जाए कि बंग भंग को, कहने का मतलब बंगाल विभाजन को रोक दिया जाए, बंगाल विभाजन, विभाजन रद्द कर दिया जाए, रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन क्या किया जाए, और बंगाल विभाजन कब हम देखे थे, सबसे फर्स्ट क्लास, ठीक है, 1905, कहने का मतलब है 1885 के बाद हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास 1905, जो बंगाल विभाजन, और इसी बंगाल विभाजन जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इस बंगाल विभाजन के अंतर्गत इसी बंगाल विभाजन को रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। और रद्द कब कर दिया गया भाई, 1911 में रद्द किया गया था, ठीक है, 1911 में रद्द किया गया था। दूसरी बात है राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन कहां से, कोलकाता से लेकर कोलकाता के स्थान पर दिल्ली क्या किया गया है, राजधानी परिवर्तन किया गया, ठीक है, दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया है, इसकी घोषणा हालांकि 1911 में होती है, ठीक है, इसकी घोषणा मैंने क्या कहा, राजधानी परिवर्तन की घोषणा क्या कब होती है भाई, 1911 में, लेकिन ये लागू कब होता है, लागू कब होता है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1912, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। राजधानी परिवर्तन किया गया था, मैंने क्या कहा, कोलकाता से दिल्ली, पहले पहले आप जानते हैं भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी भाई साहब, ठीक है, अभी तो दिल्ली है, ठीक है, अभी की जो है दिल्ली है, तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुए थे, और राजधानी परिवर्तन, ठीक है, के अंतर्गत जो है घोषणा 1911 में देखने को मिली थी,
और लागू पूरी तरह से कब हुए, पूरी तरह से ये पारित, पूरी तरह से ये अस्तित्व में कब आए, पूरी तरह से अस्तित्व में जो आए, ठीक है, वो 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। ठीक है, तो ये घोषणा दो यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर एक और प्रमुख बातें हुई थी, यहीं पर राजा, खास के लिए राजा के लिए, ठीक है, राजा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको ही रचना है, ठीक है, टैगोर ने जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता किसको बता रहा है, इस गाने, इस जो है इसके अंतर्गत जो इन्होंने खुद लिखा है, ठीक है, बंगाली के, भाई सर बंगाली थे रविंद्रनाथ, ठीक है, उन्होंने खुद लिखा है जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। और भारत भाग्य विधाता किसको संबोधित कर रहे हैं, जॉर्ज पंजब को कहा, कह रहे हैं कि भारत के आप भाग्य विधाता है भाई, आप यहाँ पर आए हैं, आप भारत पे आए हैं, भारत के भाग्य विधाता आप हैं, ये संबोधित जॉर्ज पंचम को कर रहे हैं। और यहीं पर मैंने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, ठीक है, एक गीत गाया, ठीक है, उनके सम्मान में गीत गाया, और वो क्या है, जन गण मन, ठीक है, और भारत भाग्य विधाता कहा है, भारत की आप उद्धार करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, हो गया है? तो आप जो है एक बार सर्च मारिए दिल्ली दरबार करके गूगल पे, आपको पूरा वो जो है माहौल आएगा किसके तरफ, ठीक है, तो जो होता है ना, मैंने क्या कहा, मेला भराता है ना, वसीयत मेला की तरह जो है आपको माहौल देखने को मिलेगा। ठीक है, आप एक बार सर्च करके देखेंगे दिल्ली दरबार करके, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको फिनिश, कौन सा, दिल्ली दरबार। कहने का मतलब हमें जो पॉइंट चीजें देखनी है वो हो चुका है, ठीक है, जो चीजें हम देख रहे हैं वो हो चुका है। अब बात करेंगे आगे की, और वो क्या है, कामा गाटा मारू प्रकरण, या जिसको कामा गाटा मारू इंसिडेंट कहा जाता है, जो हुआ था 1914 में। तो 7 देख लिए, 9 देख लिए, 11 देख लिए, 12-13 में तो ऐसे कुछ घटना घटी नहीं थी, 9 के बाद 10 में भी नहीं घटना घटी थी, जो भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंस, ठीक है, और वो है 14, 14 के बाद हम 16 चलेंगे, 16 में देखेंगे लखनऊ समझौता, ठीक है, 16 में हम देखेंगे लखनऊ समझौता। फिलहाल 14 की बात कर लेते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है, जो हुआ था 1914 में। चलिए समझते हैं क्या ये बातें हैं, ये कामागाटो मारू प्रकरण क्या है, इसको हम समझते हैं। चलिए, यदि हम बात करें तो ये तो है, ये आप जानते हैं, ये इसको मैं बना देता हूं, भारत देश, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है आपका श्रीलंका है, ठीक है, भारत के साथ श्रीलंका को भी मैं दर्शा दिया, ठीक है। चलिए, इस तरफ आपको देखने को मिलेगा यूरोप है, और यूरोपियन यात्री आए थे यहीं से भाई, ये क्या है, यूरोप है, यही से यूरोपियन यात्री आए थे। इधर है उत्तर अमेरिका, ठीक है, क्या है, उत्तरी अमेरिका। इस तरफ है दक्षिणी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका। अरे भाई इसी उत्तरी अमेरिका का कोलंबस ने खोज किया था ना, किया था कि नहीं, हम देखे थे कि नहीं। अरे भटक गया था रास्ता, भारत की खोज करने निकला था भाई साहब कोलंबस, और भटक के अमेरिका की खोज कर दी थी, याद आ रहा होगा। चलिए, ये है आपका अफ्रीका, इधर है ऑस्ट्रेलिया, इस कर्क रेखा के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर हम नहीं चलेंगे, जिसकी जरूरत ही नहीं है। इस तरफ आपका जापान है, ठीक है। एग्जैक्टली देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस जगह बना रहा हूँ, लेकिन इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सिंगापुर है, सिंगापुर है, ठीक है। तो आप जो है समझिए भारत किस तरफ है, ठीक है, पूर्वी दिशा की तरफ है, ये समझिएगा, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा, ठीक। अब चलिए, इसी के स्थान पर, इसी उत्तरी अमेरिका में एक जगह है, ठीक है, एक जगह है, और वो नाम है कनाडा, ठीक है, कनाडा। कनाडा के बारे में अब जानते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ भाई, दिक्कत हो गया, ठीक है। ये है स्थान, क्या है, कनाडा, ठीक है, समझेंगे। ये जो सिंगापुर है, ये सिंगापुर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सिंगापुर में बहुत सारे लोग बसे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर काम धाम करने के लिए, ठीक है। और उनमें से एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो नाम है वो गुरदीप सिंह, समझिएगा पूरी बात। गुरदीप सिंह, इस गुरदीप सिंह ने क्या किया, एक गुरदीप सिंह एक प्रकार के कहा जाता है कि काम करने वाले थे, व्यापार करने वाले थे, ठीक है। ये क्या करने वाले थे, व्यापारी काम करते हैं, काम करने वाले काम धाम करने के लिए सिंगापुर गए थे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। और ये पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में देखने को पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। कहा जाता है कि ये दौर जब चल रहा था, भारत में क्या स्थिति बनी थी, भारत में जो दौर चल रहा था, क्रांतियों का जो दौर शुरू हो गया था, और इसी के कारण से कहा जाता है कि सिंगापुर से, ठीक है, सिंगापुर से एक जहाज, और उस जहाज का जो नाम है वो है कामागाटा मारू। सिंगापुर, वो जहाज खरीदा, खरीदा बोलता हूँ, किराए में लिया था, खरीदा नहीं हुआ था भाई, इतना भी औकात नहीं है भाई साहब अभी तो फिलहाल, ठीक है। जापान से वो जहाज क्या किया गया था, किराए में लिया गया था, और उस जहाज का नाम है, उसी जहाज का नाम है, उसी जहाज का नाम है क्या, कामागाटा मारू, ठीक है। उसी जहाज को क्या किया गया था, किराए में लिया गया था, ठीक है, किराए में लिया गया था, किससे, जापान से किराए में लिया गया था। और वही जहाज क्या करती है, वो जहाज इस रास्ते होते हुए, ठीक है, ये जो रास्ते होते हुए वो पहुंच जाते हैं कहां पर, सिंगापुर, ठीक है। और सिंगापुर, सिंगापुर से वो वैंकूवर बंदरगाह, ठीक है। और अरे जहाज पानी से जाएगा तो बंदरगाह में ही नहीं पहुंचेगा ना भाई, अरे बंदरगाह में पहुंचेगा ना भाई, और बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, जिसको बंदरगाह, जिसको हम क्या बहुत सारे नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको पत्तन भी कहते हैं, इसको डॉकी यार्ड भी कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, बंदरगाह, बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम है, क्या नाम है, वैंकूवर बंदरगाह। कहाँ का, कनाडा का। यहाँ पर पहुंचने का उद्देश्य क्या था, इस बंदरगाह पर, कहने का मतलब कनाडा पर, कनाडा पर, कनाडा पर था। और कनाडा पर पहुंचने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि सिंगापुर में रहने वाले जो गुरदीप सिंह ने क्या किया था, आप देखिए, मैं पहुंचे तो अकेला नहीं पहुंचे भाई साहब,
अरे पहुंचे तो अकेले नहीं गए, याद रखिए। ये लगभग 376 लोगों को ले गए थे जहाज में बिठाकर, जिनमें से 351 तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, पंजाबी थे। आप आज भी सुनते हैं, अरे आधा पंजाब तो कनाडा में बसा हुआ है, सुनते हैं ना, आज भी आधा पंजाब कनाडा में बसा हुआ है, इसलिए सुनते हैं। लगभग 25 जो है मुसलमान थे, और भी अनेक है, मुसलमान थे, और भी अन्य जो भी हैं वो भी हैं। तो लगभग जो है मैंने बताया कितने, लगभग 376 व्यक्ति क्या हुए थे, सिंगापुर से जहाज लेकर, और उस जहाज का नाम है कामागाटा मारू। उस जहाज को किराए में लेकर, ठीक है, किसके द्वारा, इस गुरदीप सिंह के नेतृत्व में, इस गुरदीप सिंह के नेतृत्व में, जो पंजाब के रहने वाले हैं, इस गुरदीप सिंह के नेतृत्व में वो कहाँ निकल गए, वो कनाडा पहुंच गए, कनाडा बंदरगाह पर पहुंच गए, और बंदरगाह का नाम है वैंकूवर। अब देखिए कनाडा पहुंचेंगे, और इसका उद्देश्य मैंने क्या कहा अभी तक बताया ना, उद्देश्य ये है कि भारत में हो रहे जो भी क्रांतिकारी गतिविधि हैं उनमें भाग लेंगे। जब स्थिति एकदम से ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से हम क्या करेंगे, ठीक है, बगावत जब पूरी तरह से छीन जाएगा, पूरी तरह से हम हावी हो जाएंगे, तो यहीं से लोग जो है कनाडा से अच्छे से यहाँ पर पूरी तरह से अपना शरीर वरीर हष्ट पुष्ट कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे, पूरी तरह से अपने शरीर बना लेंगे, ठीक है। युद्ध के लिए जब तैयार हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो वापस आएंगे, अंग्रेजों को हम धूल चटाएंगे, ठीक है, वापस आएंगे भारत और अंग्रेजों को धूल चटाएंगे। और इसी उद्देश्य से यहाँ कनाडा में रहकर, ठीक है, हम सारी चीजों का मुआयना करेंगे, रहेंगे, ठीक है। भारत में तो अभी स्थिति नहीं है, बहुत सारी चीजें चल रहे हैं, तो यहाँ पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, फिट हो जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। और जब समय आएगा तो अंग्रेजों के खिलाफ हम बगावत कर देंगे। तो 376 व्यक्तियों द्वारा ये गए थे, और बाद में कहा जाता है कि कनाडा सरकार ने इसको मना कर दिया था। बाद में ये पता चलता है जब ये बात कोर्ट तक जाती है, जब ये बात कोर्ट तक जाती है तो कनाडा जो है सरकार ने, ठीक है, पहले तो मना कर दिया, ठीक है, जब बात कोर्ट में चली गई तो उसके बाद ये हामी भरती है कि भाई साहब चलो यार, आ गए हो यहाँ तक तो आ ही लो। अरे पहुंच गए हो बंदरगाह में, बस आपको एक कदम पार करना है, फिर उतर गए आप, ठीक है। लेकिन याद रखिए जब सरकार ने, कोर्ट ने यहाँ पर जो हामी भरी, यह राजी हो गए, लेकिन बाद में हस्तक्षेप देखने को मिला, किसका हस्तक्षेप देखने को मिला, किसका भाई साहब, हस्तक्षेप हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब ऐसे कोई बंदे आए तो किसको किसी को आके बिठा दोगे अपने घर, अरे भाई नहीं करना ये सब। जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप आया तो कहा जाता है सरकार ने मना कर दिया। कुछ गिने चुने 23-24 व्यक्ति को ही कहा जाता है, गिने चुने 23-24 व्यक्ति को ही कनाडा में उतारे थे, बाकी को वापस भेज दिया, तुम जाओ। और वापस बुलाने वाले कौन है, वापस बुलाने वाले अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बंगाल है, अरे भाई जैसा भी आप समझिए इस बंगाल है, और बंगाल में कोलकाता है, कोलकाता है, ठीक है। और कोलकाता, कोलकाता में है एक बंदरगाह, बंदरगाह, और बंदरगाह का नाम है बजबज, बज बज, बज बज, ठीक है। क्या बंदरगाह, कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर, ठीक है, क्या किया, उसको बुलाया गया कि भाई साहब उसको छोड़िए, सब आइए, ठीक है, क्या करिए, आइए, यहाँ पर आप कहीं नहीं जा सकते, अब कनाडा तो बिल्कुल नहीं रुक सकते। मैंने क्या कहा, कुछ गिने चुने व्यक्तियों को, 23-24 व्यक्तियों को ही उतारा था, बाद में सबको वापस भेज दिया। और सब कहाँ चले गए, ये फिर से इस वैंकूवर बंदरगाह से होते हुए, इस प्रकार से होते हुए वो कहाँ चले गए, आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, अब आपका कोई रास्ता नहीं है, कोई सहारा नहीं है, भारत ही सहारा है। तो वो कोलकाता पहुंच गए, और कोलकाता बंदरगाह का नाम है बजबज बंदरगाह। और इसी जब बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचे, ब्रिटिश के जो पुलिस अधिकारी डंडे लेकर खड़े थे, आइए भाई आप लोग का स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है,
इस बजबज बंदरगाह पर। और यहाँ पर मुठभेड़ होती है किसकी, यहाँ पर मुठभेड़ होती इसी बंदरगाह में किसकी, पुलिस की मुठभेड़, पुलिस वर्सेस जो यात्री हैं, ठीक है, अरे जो सीट में बैठे, जो जहाज में बैठे हैं उस यात्री के बीच क्या होता है, मुठभेड़ होता है, ठीक है। और मुठभेड़ में कहा जाता है लगभग 18 लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। और लगभग 202 लोग क्या हो जाते हैं, घायल होते हैं, ठीक है। ये लगभग मैं लगभग लगभग इसी बात करूं क्योंकि एग्जैक्टली कोई बुक नहीं बोल रहा है। विपिन चंद्र अलग बोलते हैं, दृष्टि आईएएस कोई अलग बोल रहा है, लोकल बुक अलग बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी जो है बातें रखें। तो मैं लगभग इसलिए यूज कर रहा हूँ मोस्ट जो है, लगभग 18 लोग मारे गए थे, लगभग 202 लोग घायल हो गए थे, ठीक है। और ये जो पूरा जो चीजें हैं, ठीक है, इतिहास में इसी को, ये पूरी घटना को, ये पूरा जो प्रकरण है, ये पूरी घटना है, इतिहास में कामा गाटा मारू प्रकरण के नाम से जो प्रख्यात हुआ जाना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कामा गाटा मारू है क्या चीज, तो याद रखिए वो कुछ नहीं है भाई साहब, वो जहाज का नाम है, कुछ नहीं है, जहाज का नाम है। तो जहाज के नाम पर ही रख दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कामा गाटू मारू प्रकरण। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा क्योंकि ये चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सारे नाम है, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फिर से मैं दोहराऊंगा, एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। चलिए जल्दी जल्दी से मैं ये बता देता हूँ क्या क्या चीज हुआ था, फिर से मैं दोहराऊंगा। मैंने क्या कहा, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर से जो गुरदीप सिंह है वो जहाज लेकर निकलते हैं, किराए की जहाज, कहाँ से, जापान से जो है किराए की जहाज खरीद जो है किराए से लेते हैं। और इस जहाज का नाम है कामागाटा मारू। और इस जहाज से लगभग 376 लोग निकलते हैं, जिसमें से 300 350 लगभग पंजाबी रहते हैं, कुछ मुसलमान रहते हैं। तो इस सिंगापुर से निकलकर कहाँ जाते हैं, कनाडा पहुंचते हैं। कनाडा के कौन से बंदरगाह, कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचते हैं। कनाडा सरकार जो है पहले मना कर देते हैं, फिर भी ये बातें जब कोर्ट पर जाती हैं तो सरकार हामी भरते हैं। जब हस्तक्षेप किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो ये मना कर देते हैं बाद में, और लगभग 23-24 व्यक्ति को ही कनाडा में उतारा जाता है, ठीक है। बाद में सबको वापस बुलाया जाता है, किसके द्वारा, पुलिस द्वारा, कहने का मतलब अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों को द्वारा कहाँ बुलाया जाता है, कोलकाता के बजबज बंदरगाह में। और बजबज बंदरगाह में जब बुलाया जाता है तो उनका डंडे लाठी से स्वागत होता है, किसका, सभी यात्रियों का। इस मुठभेड़ में पुलिस और यात्रियों के बीच जब मुठभेड़ होती है तो कहा जाता है लगभग 18 लोग मारे जाते हैं और 202 लोग घायल हो जाते हैं। और ये पूरा प्रक्रम जो है इतिहास में कामागाटा मारू प्रक्रम के नाम से प्रख्यात हो जाता है, फेमस हो जाता है इतिहास में। इस, ठीक है, इस प्रक्रम को इस नाम से लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये है कामा गाटा मारू प्रक्रम। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है भाई साहब, ये चीजें कामा गाटा मारू प्रक्रम, ठीक है। समझ में आया ना, नहीं आया, चलिए ये हो गया। आप जो चीजें मैंने कहा था वो हो चुका है, ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी है। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो 5वें नंबर पर हम क्या देखेंगे, ठीक है, 5वें नंबर पर हम देखेंगे, ठीक है, क्या है आपका लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता, समझौता। और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। छठे नंबर की हम आगे बात करेंगे, और वो क्या है, होम रूल लीग, या फिर जिसको बोलते हैं होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, आंदोलन, ठीक है, जो हुआ था 1916 में है। उसके बाद हम देखेंगे मॉन्टेग्यू,
चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा। और ये क्या है वो हम बात करेंगे, कब की बात है, ये 1917 में। ठीक है, 1917 के बाद 18 1919 से 1919 से आप जानते हैं, इसके बाद जो क्या आ जाती है, गांधीवादी युग। ठीक है, क्या है, गांधीवादी युग देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे, ठीक है, 1917 में ही जब गांधीवादी युग, हालांकि 1917 में ही आपको चंपारण सत्याग्रह देखना पड़ेगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और फिर आपको 1918 में आपको देखना पड़ेगा मिल मिल मजदूर आंदोलन, ये गांधी जी के अंतर्गत ही है। ठीक है, 1918 में ही खेड़ा आंदोलन देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब गांधी युग जाते हैं तो फिर वही बात है, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली ये है लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और गांधी के बारे में और गांधीवादी युग। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपका ये चीजें आज कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम ये चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं। आज की क्लास यहीं पर हम रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें हम करेंगे। और आगे क्या होगा आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। तो आगे आप जो है अच्छे से इस चीज को, जो चीज मैं बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो 3-4 जो है टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और जो कि आज खत्म हो गया है। और आप एक बार जो है इसको पढ़िए, फिर बुक को पढ़िए, आपको सभी सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और बुक में जो चीज मैं बताया हूँ लगभग, ठीक है, लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप जो है देख लीजिए, नोट्स बनाइए, जैसा है पढ़ना है पढ़िए, बस इतना है कि पढ़िए। ठीक है, और चलिए, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और 1916 से स्टार्ट करेंगे, लखनऊ समझौता से क्या है उसकी पूरी जानकारी है हम आपको देंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, और एक बात और, आप जो है इस चैनल को, सीजी कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, जो भी करना करिए, बस पढ़िए। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।